हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हमारी अगली वीडियो आज मैं लेके आ गई हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने स्टार्ट किया हुआ है एंड लास्ट टाइम मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिए थे कुछ करने को। आई होप आप लोगों ने वो ट्राई कर लिए होंगे, और अगर अब भी नहीं किए हैं ना तो पहले वीडियो पॉज करो, पिछली वाली वीडियो जाओ, उसको दोबारा देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आना इस वीडियो पे। एंड आई होप ऐसा करोगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो आपके लिए ही है, मेरे लिए तो है नहीं। क्वेश्चंस मैं हर बार देती हूँ करने के लिए, उसके बाद आंसर हम डिस्कस करते हैं। वो क्यों? जस्ट कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, टॉपिक आपका पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो पहले वही क्वेश्चन सॉल्व कर लें एंड उसके बाद हम फर्दर आगे मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। फाइन। तो क्वेश्चन आपका देखो क्या था। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। ये दिया हुआ था, दोनों की वेवलेंथ दी हुई थी आपको, कन्वर्ट करना था आपको इस वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में, है ना। तो पहले तो ये आपका, सॉरी ये 400 ना मीटर नहीं होगा, नैनोमीटर होगा, गलती से मीटर लिखा गया है। तो आप इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। वेवलेंथ आपकी वॉयलेट के लिए कितनी दे रखी है? 400 नैनोमीटर, मतलब 400 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ऐसे ही रेड के लिए कितनी आ जाएगी? 750 नैनोमीटर इज इक्वल टू 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये अब जितनी भी प्रीफिक्सेस वाली चीज़ें सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये आपको ऑलरेडी आती होगी, बार बार मैं इस पर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। जिसको भी डाउट है वो उन वीडियोस को दोबारा देख सकता है, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं देखी है वो पहली बार देख सकते हैं, बार बार देखो, आपकी मर्जी है। हमारे लिए तो अच्छा ही है भाई, जितनी बार देखोगे। ओके, तो लैम्डा है आपका। अब रिलेशन याद है एक मैंने दिया था, C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, था ना ये रिलेशन। मैंने कहा था बहुत बार यूज होगा। इसमें से आप देखो, आपको कन्वर्ट करना है वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसीज में। वेवलेंथ हमें पता है, C की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या हो जाएगा? C बाय लैम्डा। तो म्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा पहले वाले केस में निकालोगे वॉयलेट के लिए, और फिर उसके बाद किसके लिए निकालोगे? रेड के लिए। चलो, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ गया 400 इंटू 10⁹ मीटर, ठीक है। किस में आ रही है आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट? सेकेंड इनवर्स ऑब्वियसली, और ये यूनिट होती है आपकी, ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। बस आ गया, कुछ करना ही नहीं था, वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना था बस। ऐसे ही दूसरे केस में C बाय लैम्डा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइड में आपका आ जाएगा भाई 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। चलो, इसका आपका आ जाएगा 4 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। यस, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आ जाएगा। मैंने थोड़ी जल्दबाजी में कैलकुलेशन किया, हो सकता है शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो आप लोग कैलकुलेट करना। कैलकुलेशन यार बड़ी सिंपल सी है, कुछ है तो है नहीं, ठीक है। एंड मेन पॉइंट है आपको क्वेश्चन समझ आ जाए कि क्वेश्चन कैसे करना है। कैलकुलेशन तो आप वैसे भी कर ही लोगे। तो ये हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने दिया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मच, ठीक है, किलोहर्ट्ज में है, ये ध्यान रखना। अनदर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये जो भी है, मेगाहर्ट्ज। व्हाट आर द वेवलेंथ्स? अब ये क्या दे रखी है? हर्ट्स, मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, किसमें कन्वर्ट करना है? वेवलेंथ में। तो बहुत बार बच्चों को यही नहीं पता लग पाता एक्चुअली क्वेश्चन में करना क्या है, दैट्स वाई मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया। एंड इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी होते हैं, और हर्ट्स, किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। सो फर्स्ट वाला कन्वर्ट करें, फर्स्ट केस में क्या करेंगे हम? 1120 किलोहर्ट्ज इज इक्वल टू 1120 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज, साइकिल्स पर सेकेंड, एक ही बात है। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल्स पर सेकेंड। तो ये आपकी हो गई क्या? फ्रीक्वेंसी लिख लो, और कन्वर्ट करना है हमें लैम्डा में। फिर से वही ऊपर वाला रिलेशन लगेगा, सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की जगह इंटरचेंज हो जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू C बाय म्यू, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कहाँ गई? ये रही, 1120 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। हर्ट्ज की जगह आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो? 1120 इंटू 10⁻³ साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। तो वो भी आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो। हमें बेसिकली फाइनल आंसर चाहिए हमारा वेवलेंथ में, तो ये ऑब्वियसली बात है हर्ट्ज, सेकेंड इनवर्स। यहाँ आप सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते थे, फ्रीक्वेंसी की जो क्या कहते हैं यूनिट होती है वो सेकेंड इनवर्स होती है, तो आप वो भी लिख सकते थे, ठीक है। सो
ऐसा करती हूँ मैं यहाँ पे इसको सेकंड इनवर्स ही लिख देती हूँ, वरना हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाएं। इट शुड बी सेकंड इनवर्स, यूनिटी है। तो ये जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 267.85 मीटर। चेक कर लेना भाई ये, ठीक है। बट जहाँ तक है मेरे ख्याल से 267.85 मीटर ही आएगा। तो ये आपने लैम्डा में कन्वर्ट कर दिया किसको, 120 किलोहर्ट्ज जो रेडियो स्टेशन था जो इस फ्रीक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट करता था उसको। ऐसे ही सेकंड केस में यानी 98.7 मेगाहर्ट्ज। याद है किसी को यार, इस पर मुझे एक बात याद आ गई, एफएम पहले सुना करते थे, अब तो इतनी भागदौड़ है, सब लोग विंक सुनते हैं, जियो सावन है ना इस तरह की। पहले एफएम सुनते थे, उसका मज़ा ही कुछ और था, वो ट्यून करना है ना, कौन सा चैनल पकड़ेगा कौन सा नहीं। एंड रेडियो मिर्ची अभी भी बहुत से लोग सुनते हैं, जब लॉन्ग ड्राइव पे जाओ तब एफएम सुनने का मज़ा ही कुछ और है, मतलब मुझे अच्छा लगता है। बाकी आई डोंट नो आप लोगों की कैसी चॉइस है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि एफएम सुनना किसको किसको पसंद है, और किसका फेवरेट चैनल कौन सा है, कोई फेवरेट प्रोग्राम अगर कोई सुनता हो, ठीक है, तो बता सकते हैं। आपकी अपनी श्रद्धा है, अपनी ख्वाहिश है, आप बताना चाहें तो। ओके, आगे करते हैं इसका सेकंड पार्ट, 98.7 कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्या था आपका, फ्रीक्वेंसी 98.7 मेगाहर्ट्ज में थी, मेगाहर्ट्ज, तो ये आ जाएगा 98.7 इंटू 10⁶ हर्ट्ज कहो या 98.7 इंटू 10⁶ सेकेंड इनवर्स, साइकिल्स पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स तीनों इसी की यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। देन आपने कैलकुलेट करना था लैम्डा, है ना, C/μ, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 98.7 इंटू 10⁶ सेकेंड इनवर्स। इसको कैलकुलेट करोगे तो 3.039, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ था रफली जल्दबाजी में, तो आई थिंक 3.039 मीटर। तो बस लैम्डा आपको कन्वर्ट, एक में आपने फ्रीक्वेंसी से लैम्डा में किया, एक में उसका अपोजिट किया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन देख के कई बार ऐसा लगता है कि अरे करना क्या है, रिलेशन एक ही वही था जो लगाना था। ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब क्या करना है, हमें आगे वाले टॉपिक बढ़ते हैं। और क्या करना है, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब जो आपने पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी करी, आई थिंक याद होगी आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक याद है, 3 डायरेक्शंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तीसरी डायरेक्शन कौन सी होती थी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो XYZ जो 3 एक्सिस था उसी के करस्पॉन्डिंग ये 3 है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड मैग्नेटिक फील्ड, और एक साइड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। ये इस थ्योरी ने एक्सप्लेन की प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि जो वेव नेचर वाली आपकी प्रॉपर्टीज थी वो एक्सप्लेन करी। बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कौन सी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया यहाँ से। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी, चलो एक बार आप नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, बट ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये आने बहुत जरूरी है आपके लिए। और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, ये भी आपके टॉपिक अभी आएगा। तो ये 3 चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसका बेसिक रीजन क्या है, देखो रीजन ये है कि उस टाइम तक, अब तो हमें बाद में पता है ना, लाइट हैज अ डुअल नेचर, इलेक्ट्रॉन के भी हम कहते हैं डुअल नेचर, वेव करेक्टर, पार्टिकल करेक्टर दोनों है। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो ऐसी हैं वो वेव नेचर से एक्सप्लेन होती हैं, कुछ आपकी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती हैं, तभी फाइनली ये कहा गया था कि डुअल नेचर है, ठीक। तो अब हमें आगे फर्दर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, उसके बाद हमारी अगली थ्योरी आएगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो पहले पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाम से पता लग रहा है ना, ब्लैक बॉडी जो कंप्लीटली ब्लैक हो, ठीक है। सो अगर एक सब्सटेंस कंप्लीटली जो कि ब्लैक है उसको आप हीट करोगे, मतलब जो भी आपका सब्सटेंस है ब्लैक बॉडी, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट रेडिएटर, ठीक है। ब्लैक बॉडी जो आपकी होती है ना, परफेक्ट एब्जॉर्बर का मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली परफेक्टली सारी लाइट्स एब्जॉर्ब करेगा और सारी ही लाइट्स रेडिएट आउट करेगा। ये एक प्रॉपर्टी है एक्चुअली, देखो आप ऑप्टिक्स के केस में कह लो या फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, ब्लैक बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट रेडिएटर। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो इस तरह से बिहेव करता है, तो उसके केस में क्या होगा, हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, विच कैन एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसीज। आगे ना वही चीज, ऑल फ्रीक्वेंसीज का मतलब ये है कि सारे कलर्स ही जो है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा, सब रेडिएट करेगा, ऑल फ्रीक्वेंसीज। हमने यही पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब लगा देते हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज स्टडी कर रहे होते हैं ना साइड बाय साइड, इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, कलर चेंज भी होता है जहाँ पे विजिबल आपका जो रेंज आती है विबग्योर, तो उसी की वजह से है। तो कलर आपने देखा होगा बहुत जगह चेंज होते हुए, बहुत जगह नहीं देखा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पढ़ोगे अब, ठीक।
तो एक सब्सटेंस जो कि हम हीट करते हैं वो ब्लैक बॉडी है, यानी कि परफेक्ट एब्जॉर्बर है, परफेक्ट रेडिएटर है ऑफ एनर्जी। ठीक, तो क्या करेगा वो? दैट कैन एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसीज, एंड उस तरह की जो बॉडी है जो रेडिएशन एमिट करेगी उसे हम कह देंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब सिंपली वो रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी से निकले। ओके, तो अब आपने एक एग्जाम्पल कभी हो सकता है नोट किया होगा, कोई आयरन का बार है, आयरन का टुकड़ा है, ठीक है, आपने उसको हीट किया। उसको जब आप हीट करते हो पहले वो रेड कलर का हो जाता है, उसका कलर चेंज होता है, कभी किसी ने देखा है? रेड कलर का होता है, देन हल्का सा येलो होगा, फाइनली वो ग्लो करने लगता है व्हाइट लाइट से, एंड देन ब्लू लाइट। शायद कभी आते जाते कहीं कारखाने में कहीं आपने ऐसे वेल्डिंग होते हुए देखा हो, तो शायद थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया हो, बट यूजुअली होता यही है कि जब आप आयरन के टुकड़े को हीट करते हो तो इस तरह से वो कलर चेंज शो करता है, रेड, येलो, फिर देन व्हाइट, देन ब्लू। तो ऐसा क्यों होता है? रीजन क्या है भाई, कलर चेंज क्यों हो रहा है? रीजन ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी वेव थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग तो हम क्या कहते हैं कि एनर्जी एमिट करती है या एब्जॉर्ब होती है कॉन्टिन्यूसली, लगातार। एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूसली। तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? इंटेंसिटी के। मतलब कोई भी रेडिएशन जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि इंटेंसिटी मतलब स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे डिपेंड ही नहीं करना चाहिए, और अगर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है तो कलर चेंज भी नहीं आना चाहिए था, है ना? फ्रीक्वेंसी चेंज होना, वेवलेंथ चेंज होना, मतलब कलर चेंज होना। आपको याद है विबग्योर, वी से लेके वॉयलेट, इंडिगो, सारे कलर्स जो हैं सबकी अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो अगर किसी चीज़ को हीट करने पे अलग अलग कलर आ रहे हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, दोबारा देखो क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी हम मानते हैं एमिट या एब्जॉर्ब होती है कॉन्टिन्यूसली होती है। तो एनर्जी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की है वो प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, यानी कि स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, और वो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती। ये सारा आपके जो सारे पॉइंट्स हैं ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग है। सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी बीइंग हीटेड शुड हैव द सेम कलर। इसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि कलर हमेशा सेम होना चाहिए, बट इंटेंसिटी चेंज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा एक्चुअल में तो होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में आपका कलर चेंज हो रहा है जिस बॉडी को आप हीट कर रहे हो। कहाँ से कहाँ तक कलर चेंज आपने देखा? पहले रेड कलर हुआ, फाइनली आते आते वो ब्लू कलर पे आ गया। तो विबग्योर कौन पहले आ रहा है? बी, और रेड बाद में आ रहा है। और हमने क्या किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये देखो, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम, ब्लू कलर की हाई फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वेवलेंथ भी चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हो गया पता? मतलब हो गया क्लियर आपका कि क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती थी कि आपके जो वो एनर्जी एमिट हो रही है वो लगातार हो रही है, मतलब इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो कलर चेंज भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में तो कलर चेंज हो रहा है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ क्या हो गई? कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होती है। अब हम करेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले देखो एक ग्राफ कर लेते हैं इंटेंसिटी और वेवलेंथ का। ये दो लाइंस मैंने शो कर रखी हैं, रेड एंड ब्लू से, दो अलग अलग टेम्परेचर पे हैं। T2 आपका ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू T1, ठीक है, T2 टेम्परेचर ज़्यादा है T1 पे। पहले इंटेंसिटी, अब ये आपकी ना ये जो वेरिएशन है ये आपको राइट टू लेफ्ट स्टडी करनी है, इस साइड से इस साइड, कि वेवलेंथ आपकी कम होती जा रही है, इंटेंसिटी में क्या चेंज आ रहा है। ओके, वेवलेंथ और इंटेंसिटी आपकी जो चेंज है वो इस तरह से आपने स्टडी करना है। तो पहले इंटेंसिटी क्या हो रही है? देखो, इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है पहले आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होती है। ठीक है, यही चीज़ है आपका। फर्स्ट इंटेंसिटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ, उसके बाद देन डिक्रीजेज विद फर्दर डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ कम होने के साथ साथ पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपका इंटेंसिटी और वेवलेंथ का एक ग्राफ है जो आपको कहना चाहिए कि स्टडी करना आना चाहिए, कि इन केस इस ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यही सेम चीज सिंपल पूछी जाएगी और कुछ नहीं पूछा जाए, ये पूछ लिया जाएगा। सपोज करो कि कौन दोनों में से ज्यादा है, T2 ज्यादा T1 कम। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। अब हम करते हैं अगला टॉपिक, ये आपका आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाम से कुछ क्लियर हुआ? फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, कुछ भी जो भी माइंड में स्ट्राइक करे। क्या है ये आपका इफेक्ट? पहले आप फिगर ही देख लो, है ना, फिगर, और ये साइड बाय साइड कर लेते हैं। ये देखो, ये एक मेटल का सरफेस ले रखा है हमने, ठीक है,
और ये मैंने मेंशन नहीं किया, इसको लिख देती हूँ मेटल सरफेस। ठीक है, इस पे लाइट पड़ी, इंसिडेंट लाइट जो थी आपकी फॉल करी, ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाता है, निकल जाता है, और उस एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 12mv²। तो लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसा है कुछ ये इफेक्ट। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर एक नीचे वाला जो डायग्राम है ये स्टडी करेंगे कि क्या है क्या एक्चुअली। जब आपकी रेडिएशंस विद एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, व्हेन रेडिएशंस विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एटलीस्ट मतलब कुछ वैल्यू सेट की हुई है, कुछ वैल्यू मिनिमम वैल्यू है एक फ्रीक्वेंसी की, उतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस अगर स्ट्राइक करेगी किसको, मेटल के सरफेस को। ठीक है, मतलब मेटल के सरफेस पे जो लाइट गिरनी चाहिए उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू, एटलीस्ट उतनी तो वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। भाई करना ऐसा क्यों होना चाहिए, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली चीज, इलेक्ट्रॉन आपको मेटल सरफेस से निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना उसको, एनर्जी दोगे तभी उसका जो बॉन्ड है, वो जो जिस भी एटम का इलेक्ट्रॉन है उसको होल्ड करके रखा हुआ न्यूक्लियस ने, वहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा, आयोनाइज होगा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एक्स्ट्रा और एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपकी वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो भी वो लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एटलीस्ट कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए ना, अगर उससे कम वैल्यू होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। सो यही आपका ये पूरा इफेक्ट कहता है, when radiations with frequency greater than a certain minimum frequency strike the surface of the metal, then electrons are ejected from the surface of the metal। ठीक है, अगर उतनी फ्रीक्वेंसी का, एटलीस्ट उतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जो आपकी वैल्यू ऑफ जो लाइट की है फ्रीक्वेंसी, वो मेटल सरफेस पे गिरेगी तो ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, लाइट की हेल्प से वो इलेक्ट्रॉन्स निकले, इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्राइटेरिया क्या होगा या कंडीशन क्या हो गया इसके लिए, कि वो जो लाइट मेटल के सरफेस पे गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे इसकी अभी टर्म आएगी कि वो एटलीस्ट चीज़ होती क्या है, उसके लिए क्या टर्म है, उसके लिए भी एक टर्म है, एक डेफिनेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, वो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। अब ये ज़रा डायग्राम देखो क्या है इस डायग्राम में, अगर आप ध्यान से देखो तो मेटल सरफेस है, ये क्या है, नेगेटिव साइड, नेगेटिव पोल है, मतलब इसको मैंने अटैच कर रखा है। ठीक है, सर्किट पूरा क्रिएट किया है, नेगेटिव पॉजिटिव दो पोल्स क्रिएट किए, ये कैथोड ये एनोड पॉजिटिव वाला। यहाँ पे जब लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन्स निकले, वो किस साइड जाएंगे, पॉजिटिव वाली साइड जाएंगे ना। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हुए, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए एमीटर का जो क्या कहते हैं डायरेक्शन है वो इस साइड है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन। तो ये एक इवैक्यूएटेड ट्यूब ली, जहां मेटल सरफेस लिया, उस पे इलेक्ट्रॉन्स, मेटल सरफेस पे एक इंसिडेंट लाइट जो है वो गिरवाई, कुछ आपकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी उतनी वैल्यू की। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हुए, उन्होंने सर्किट कंप्लीट कर दिया। ये जस्ट एक तरह से टेस्टिंग के लिए है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब हमें करने हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसी में से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये तो था बेसिक की, पता होना चाहिए, उसमें से आएगा क्वेश्चन जो अब बताने वाली हूँ। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली इफ द radiation striking the surface of the metal has frequency greater than a minimum frequency। ठीक है, ये मैं अभी आपको पॉइंट बताया ना, जितनी एटलीस्ट वो मिनिमम वैल्यू उतनी तो होनी चाहिए, उतना नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बाहर निकलेंगे, क्योंकि एनर्जी तो उसको देनी पड़ेगी ना, तब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, अब वो मेटल सरफेस को छोड़ेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड ओनली इफ द रेडिएशन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द मेटल हैज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। ये वैल्यू रख दी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की, वो नॉट, ये जो नीचे जीरो इसको नॉट बोलते हैं। सो इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन म्यू नॉट, नो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड। ये चीज क्लियर है। ये वैल्यू जो आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली है, इसे हम कहते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेश होल्ड का मतलब क्या होता है, एक लेवल सेट कर दिया, एक आप कह सकते हो लाइन सेट कर दी कि भाई इतना तो होना ही चाहिए, इसके बिना बात नहीं बनेगी। कट ऑफ जिसे हम कहते हैं ना आजकल के लैंग्वेज में, कट ऑफ, वो वाली चीज है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल अप्लाइड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसे हम कह देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो पोटेंशियल कॉरेस्पॉन्डिंग टू वो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी उसके अकॉर्डिंग लगाया जा रहा है, वो आपका क्या कहला दिया जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, वर्क फंक्शन क्या है, जो आपने मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोली ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसी को अगर आप
मिनिमम एनर्जी की टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर देते हो, मिनिमम एनर्जी अबव विच द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, मतलब एनर्जी के टर्म्स में अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। W नॉट से हम इसे कहेंगे, या फिर h म्यू नॉट इज इक्वल टू h म्यू, आपने रिलेशन पढ़ा होगा ना प्लैंक्स थ्योरी का, ही आगे आपकी थ्योरी आएगी, इज इक्वल टू h म्यू, वहां से है ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है h म्यू। तो म्यू था आपका क्या था थ्रेशोल्ड के लिए, म्यू नॉट, तो h म्यू नॉट ये मिनिमम एनर्जी है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। सिर्फ टर्म्स चेंज किए हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसी को कन्वर्ट कर दिया वर्क फंक्शन में, उसके लिए जो पोटेंशियल लगाया स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद आता है वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। तो जहां वेलोसिटी डिपेंड कर रही है वहीं काइनेटिक एनर्जी सेम चीज़ होगी। ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। अभी जो आप ये टॉपिक्स पढ़ोगे ना, बार बार इसमें आएगा दो चीज़, इंटेंसिटी और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे और इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे, और काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग किसको कोरिलेट करना है आपने, फ्रीक्वेंसी को। ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड MCQs भी आते हैं, और बहुत MCQs ही आते हैं वैसे मेनली तो, और कुछ जगह आपको ऐसा होता है क्वेश्चन में भी हो सकता है अप्लाई करना पड़े, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने किए क्वेश्चंस पहले पुराने वाले, एंड उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट टॉपिक आपको स्टार्ट कराया दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 2 टॉपिक्स कवर किए। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसके बाद जो अगली थ्योरी है वो थोड़ी और बड़ी है, तो ऑब्वियसली बात है यार वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एंड मैं सोच रही हूँ जो अगली थ्योरी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो हम पूरी कंप्लीट अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, आज की वीडियो एंड करते हैं। आप छोटी सी वीडियो है, इसको बड़े आराम से पढ़ लीजिएगा, टॉपिक इजीली प्रिपेयर हो जाएगा एग्जाम के लिए अच्छे से। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, एंड यस गाइज, क्वेश्चंस की मैंने आपके साथ डिमांड की थी, तो उसके रिगार्डिंग जो Q&A सेशन है उसके लिए एक और वीडियो निकलने वाली है, तो वो वीडियो भी आप जल्दी निकल जाएगी, ठीक है। एंड ठीक ही सोच रही थी यार, मैं अभी रुक गई, इतना काम होता है ना कि कई बार तो एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं कि फ्राइडे है थर्सडे, मैं एक्चुअली उसी के रिगार्डिंग सोच रही थी। तो यस, उसके लिए भी एक वीडियो आएगी, तो आपको उस वीडियो में डिटेल पता लग जाएगी उसके रिगार्डिंग, वो वीडियो भी ज़रूर देखना। बट उससे पहले ये वीडियो देखना है, और वीडियो देखने के साथ प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो लोग नए हैं उनके लिए, ऐसा ना हो कोई बाद में ये बोले हमने तो सब्सक्राइब कर रखा है। सो यस, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, ज़्यादा एक्साइटेड हो गई तभी मैं आपका ये कैमरा हिल गया। ओके, सो आप लोग की बदौलत ही कहना चाहिए कि इतना जो आप लोग प्यार दे रहे हो ना, जो ये सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, आप ही लोग के कारण बढ़ रहे हैं, जो लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, एंड इतना आप लोग सपोर्ट करते हो मुझे। सो जो लोग नए हैं स्पेशली उनके लिए कि सब्सक्राइब कर लो चैनल, बेल आइकन प्रेस कर लो, एंड ये चीज़ सबके लिए कि लाइक करो, शेयर करो। जब जितनी ज़्यादा लाइक करोगे, जितनी ज़्यादा शेयर करोगे, मेरी दुआएं लगेंगी, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। सो ओके देन, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। इसकी अगली जो थ्योरी पढ़नी है ना वो, ठीक है, बट उसके लिए ये ज़रूर पढ़ के आना, क्योंकि ये कोरिलेट करेगा उसके साथ, तो ये रिवाइज करना ज़रूरी है, बिना उसके गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। फिर वही बोलूँगी मैं आपको, बैक गियर लगाओ, पिछली वीडियो जाके देखो, पढ़ो, इससे पहले कि पढ़ के ही आना यार, क्या बार बार ही सुनना पड़ेगा तुम्हें, है ना। सो कीप ऑन रोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका, एंड मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।